नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पर्यावरण के मॉडल पेपर में प्रैक्टिस सेट में सभी का वेलकम, अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। शिक्षक भर्ती के चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन पाना है। अगर वाकई में आज प्रण किए हैं कि ये 30 प्रश्न करना है, क्योंकि ये 30 नंबर के प्रश्न हैं और 30 नंबर सिलेक्शन के लिए बहुत ही बहुत बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस हमारी नहीं देख पाई है किसी कारण की वजह से, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा, आप उस वीडियोज उस क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ, मोर। तो सभी लोग जानते हैं जब राष्ट्रीय पशु की बात आती है तो कौन होगा? बाघ आ जाता है। ठीक है। और राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाती है तो आपका मोर आ जाता है। और सबसे बड़ा स्थल में जो बड़ा जीव है वह आपका हाथी है और जंगल का राजा आपका शेर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, सभी लोग जानते हैं टाइगर है। ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अगर वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है बाघ का वैज्ञानिक नाम, तो पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत में पाई जाने वाली इस प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सभी फैक्ट के साथ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जो आपका सागरीय खरपतवार होता है वह किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? ब्रोमीन का होता है, क्लोरीन का होता है, आयोडीन का होता है या लोहा का होता है? लौह का। ठीक है। तो सागरीय जो खरपतवार होता है दोस्तों, वह महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है वह आपके आयोडीन का होता है। किसका होता है? आयोडीन का। क्योंकि सागर का जल क्या है? लवण युक्त होने के कारण सागरीय खरपतवार भी क्या हो जाता है? लवण युक्त हो जाता है। अगला प्रश्न लाजवाब है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है और यह प्रश्न ऐसा है जो हर टीटी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो कार्यक्रम है किस वर्ष आरंभ किया गया था, यानी शुरुआत कब किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम का? 1972 में, 82 में, 81 में, 73 में। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम है इसका आरंभ दोस्तों आपका 1973 में किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। यह टाइगर की कम होती संख्या को रोकने तथा उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जो है 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या दिया गया है? किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? प्रोटीन की आपको प्रचुरता बताना है, किस वर्ग में दिया गया है। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रोटीन की जो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन किस वर्ग में है? अंडा, मटर, मछली में है, दूध, आम, गाजर में है, सोयाबीन, चना, मक्का में है या सेब, दही, मांस में है? तो दोस्तों किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा में है? तो सभी लोग जानते हैं सोयाबीन, चना, मक्का, ये तीनों ऐसे चीज हैं जिन्हें प्रोटीन के मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलती है। जी हाँ, सोयाबीन, चना, मक्का प्रोटीन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। और दोस्तों प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग का क्या नाम है? तो वह आपका क्वाशियोरकर है। ठीक है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर देंगे क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी। कोई एक नक्षत्र होता है, आपने पढ़ा होगा ये नक्षत्र है, इस नक्षत्र में आपके तारा है, इस नक्षत्र में चंद्र है, सूर्य है, शनि है, ये सारी चीजें ग्रहों के नाम आपने सुना होगा। ठीक है। आप घरों में भी देखते होंगे जब पंडित लोग आते हैं कि आपका नक्षत्र खराब है, ये पूजा करवाइए वगैरह सारी चीजें हैं। ठीक, तो एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी किस पर? त्रिज्या पर पड़ता है, सूर्य से दूरी पर, घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। बेस्ट क्लास बेस्ट मॉडल पेपर है दोस्तों। ये 30 प्रश्न 30 क्वेश्चन आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं दोस्तों। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है, अगर अधिक ताप है तो वह नीला रंग होगा, और पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। वनों के महत्व के कारण क्या है? ग्रीन आइलैंड है, ग्रीन गोल्ड है, ग्रीन हाउस है या ग्रीन सिल्वर है? तो वनों का महत्व का कारण सभी लोग जानते हैं क्या होगा? ग्रीन गोल्ड होगा। ठीक है। बहुत मेरे प्यारे मित्र होंगे शिक्षक बंधु, वो ग्रीन हाउस पे जाएंगे।
कि गैस प्रभाव पड़ता है, हानिकारक जो किरणें होती हैं वो ग्रीन हाउस रोक लेती है, जिससे हमारे पृथ्वी पे लगभग 94% जो है रोक लेती है किरणें। ठीक है, तो वो ग्रीन हाउस नहीं है। यह पूछा गया वनों के महत्व का कारण क्या है, ग्रीन गोल्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना वनों को महत्व का कारण होता है। वनों का महत्व यानी हरा सोना माना गया है वनों को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो मेरे सभी प्यारे मित्र लाइक करते जाएंगे, सपोर्ट करते जाएंगे। आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। तो यह प्रश्न यह है दोस्तों कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन होता है। पृथ्वी का अपमार्जक मृदा व जल है, जीवाणु व कवक है, पशु है, पक्षी है। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, जीवाणु और कवक होगा या पशु होगा या पक्षी होगा। तो पृथ्वी का अपमार्जक पक्षी होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी का अपमार्जक कौन होगा, जीवाणु और कवक होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पक्षी कैसे होगा भैया, अपमार्जक की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु और कवक होगा। क्यों होगा, क्योंकि जीवाणु एवं कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना निर्वाह करते हैं। यानी जो मृत जीवों को पदार्थों को खाकर अपना निर्वाह करते हैं उनको जीवाणु और कवक बोला जाता है। तो ये पृथ्वी के अपमार्जक कहलाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का है, उत्तर भारत का है, आंध्र प्रदेश का है या आपके तमिलनाडु का है। तो कथक नृत्य की जब भी बात करते हैं तो उत्तर भारत की बात आ जाती है। क्या है दोस्तों, उत्तर भारत का कथक नृत्य है, आपका शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का। ठीक है, और यह नृत्य भाव प्रधान होता है जिसमें अभिनय नृत्य के द्वारा कथानक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उपरोक्त विकल्प में यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सा है। चना, चावल, मूंगफली, कपास। तो रबी की फसल पहचानने का क्या तरीका है, जो ठंड में बोई जाती है। अभी जो समय चल रहा है, अभी जो बो रहा है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, गेहूं हो गया, आपने देखा चावल जो है आप तो कट चुका है। ठीक है, धान आपकी कट चुकी है, चावल घरों में नया नया चावल आया होगा गांव में। ठीक है, आप लोग देखते होंगे। और काफ़ी सारे ऐसे गांव में जब चावल नया तो वहाँ पे कुछ त्यौहार जैसे मनाया जाता है। ठीक है, पकवान बनाए जाते हैं घर में जब नए चावल आते हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी ये कल्चर होता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे रबी की फसल की बात किया जा रहा है। तो रबी की फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है और आपके क्या है, रबी की फसल कहलाती है। जैसे आपको गेहूं हो गया, ठीक है, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू जो इस सीजन में बोए जा रहे हैं वो सभी आपके रबी की फसल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, चना यहाँ पे जो है रबी की फसल में आएगा। और जब हम चावल की बात करते हैं, चावल, मूंगफली और कपास ये खरीफ की फसलें जो आपके जून जुलाई में बोई जाती हैं, यानी बारिश के सीजन में ये बोई जाती हैं और ठंड आते आते ये कट जाती हैं। ये क्या है, खरीफ की फसल कहलाती हैं। और रबी की फसल आपके ठंड में बोई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पोलियो का कारण क्या है। विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, कीट है। तो पोलियो का कारण क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, सभी लोग बताएंगे। पोलियो का कारण होता है विषाणु होता है, क्योंकि पोलियो का वायरस भोजन पानी के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं तथा तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं। इससे मांसपेशियों में अवरोध उत्पन्न होता है। तो क्या हो जाएगा, पोलियो कारण है आपके विषाणु का कारण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संशयिक प्रश्न आपके इन्वायरमेंट में आता ही आता है पर्यावरण अध्ययन में। तो पर्यावरण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, मेरे सभी प्यारे मित्र जानते हैं 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो है इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक जो है 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। यह भी प्रश्न सीटेट में आया हुआ प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने का 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन सर्वप्रथम यह बैठक जो है कहाँ आयोजित हुई थी, तो आपके स्कॉटलैंड में आयोजित हुई थी। कब हुई थी, तो आपको 1972 में। ठीक है, पर्यावरण के मुद्दे पर यह बैठक आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वीडियो लाइक करते जाएंगे दोस्तों। पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। पीले रंग में होती है, नीले रंग में, लाल रंग में, हरे रंग में। तो प्रकाश का जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, जो लाल रंग होता है यह क्या होता है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है सबसे अधिक लाल रंग में होती है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों होती है सबसे तीव्र, क्योंकि नीले में लाल से कुछ कम तथा हरी और बैंगनी किरणों से यह क्रिया सबसे कम होती है। ठीक है, नीले में लाल से कुछ कम होती है, पहले लाल होगा फिर उससे नीले में होती है, और हरी बैंगनी में
और कम होती है। ठीक है, तो पौधे में इसीलिए बोलते हैं लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे तीव्र होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भिंडी में पाया जाता है। भिंडी एक सब्जी है और सभी लोग जानते हैं, और मैं बता देता हूँ मेरी फेवरेट सब्जी है दोस्तों भिंडी। भिंडी की भुजी बहुत अच्छी लगती है। तो भिंडी में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, फास्फोरस, विटामिन सी पाया जाता है, या ये सभी पाए जाते हैं? तो भिंडी में जो पाया जाता है वह देखिए विटामिन ए भी पाया जाता है, फास्फोरस भी आपका पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। तो आप इसीलिए बोलता हूँ ये मेरा फेवरेट है, यानी हमें एक ही चीज़ें से 3 विटामिन मिल जाते हैं, इसलिए भिंडी फेवरेट है, अच्छी भी लगती है। तो भिंडी में विटामिन भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए और विटामिन सी जे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भिंडी में। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, कंसेप्ट बेहतरीन है, एनसीईआरटी के सभी आपके प्रश्न यहाँ पर है जो आपके एग्जाम में आना है, और सिलेक्शन सर्वोपरि है यहाँ पर दोस्तों। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका आता है? हमारा भारत देश जो है, हिंदुस्तान है, ठीक है, फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र अमरूद का है, नींबू का है, आम का है, पपीते का। यानी हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा जो पौधा है फलों में, वह कौन से ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्र में है, सबसे अधिक पौधे हैं? तो वह सभी लोग जानते हैं आम का पेड़। आम का जो है फल जो है अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आपके में भारत में आम का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। और ये भी बता देता हूँ, उत्तर भारत और आंध्र प्रदेश में इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है। अगर प्रश्न आ गया कि आम की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, आम फलों की खेती, तो उत्तर भारत और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा की जाती है। अगला प्रश्न आ चुका है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? झारखंड से है, उत्तर प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड से है। तो पहले जब दोस्तों उत्तराखंड और आपका उत्तर प्रदेश एक था, तो पहले उत्तर प्रदेश होता था, लेकिन अब उत्तराखंड आपका अलग हो गया है, तो यह जो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित आ जाएगा। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड राज्य से सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा की गई थी। वृक्ष काटने के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन से हैं? मृदा, पादप, वायु, जल। तो जैविक घटक वे कहलाते हैं जो पादप होते हैं। पादप क्या है? एक जैविक घटक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है। जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती, जैसे जल, वायु, मृदा, ये सभी क्या है? अजैव घटक के अंतर्गत है, लेकिन पादप क्या है? एक जैविक घटक आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? निगेटिव प्रश्न भी आना है, 30 में से 1 2 3 प्रश्न आपके निगेटिव भी रहेंगे, वहां पे सिलेक्शन होगा। जो सभी प्रश्न अटेंड करते हैं, निगेटिव प्रश्न अच्छे तरीके से करते हैं, वो टॉप रैंक हासिल करेंगे। अगर आप दिल से पढ़ाई करते हैं, आप लोग जरूर टॉप रैंक हासिल करेंगे। इस परिवार से कोई ना कोई निकलेगा, और जो बोलेगा कि यस आई एम द बेस्ट, वो कौन बोलेगा वो जरूर पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन रासायनिक उर्वरक का यहाँ पर उदाहरण नहीं है? क्या आपका पोटास, यूरिया, फास्फेट, या आपका कंपोस्ट? तो सभी लोग जानते हैं पोटास, यूरिया, फास्फेट, ये तीनों जो है रासायनिक उर्वरक के उदाहरण है। लेकिन जो कंपोस्ट होता है एक जैविक खाद में आता है। कंपोस्ट तैयार किया जाता है, ये खाद जैविक में आता है, क्योंकि इसके निर्माण में पेड़ पौधे, जंतु, इनसे जो उत्सर्जित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। और यूरिया, पोटास, फास्फोरस, ये सभी क्या है? आपके रासायनिक उर्वरक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा पर्यावरण है दोस्तों, हमारे चारों तरफ में, वह किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ऑक्सीजन है आपका, हाइड्रोजन है, या नाइट्रोजन है? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे मित्रों? सभी लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन गैस है। यानी पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो वह गैस आपकी नाइट्रोजन है। और प्रतिशत मात्रा भी पूछा जाता है, तो आइए डिटेल से जानते हैं इस प्रश्न को। दोस्तों, पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल के निचले भाग को क्षोभ मंडल कहते हैं, सबसे निचले भाग को क्षोभ मंडल, ऊपरी भाग को क्या है? समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल आता है। समताप मंडल के ऊपर के भाग को आयन मंडल कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, और वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों का सांद्रण जो है आपकी स्क्रीन पर है, नाइट्रोजन जो है सभी लोग जानते हैं 78% है, ऑक्सीजन
20.95% है, लगभग 21% माना जाता है। और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाती है 0.93% है। ऑक्साइड की अगर बात की जाती है 0.03% आता है। अगर नियोन की बात की जाती है तो 0.0018% है। और हाइड्रोजन सबसे कम 0.001% है। तो ये प्रतिशत भी पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक कौन है दोस्तों? क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या आपका सल्फर डाइऑक्साइड है? SO2 है। कार्बन मोनोऑक्साइड है आपका, CO हो गया। मोनो यानी एक ऑक्साइड। हाइड्रोजन पराक्साइड है। ठीक है। तो अम्ल वर्षा का जो बृहद यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषक होता है वह सल्फर डाइऑक्साइड होता है, यानी आपका SO2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि अम्ल वर्षा के लिए ही बृहद प्रदूषक माना जाता है। जल से संयोग कर यह गैस जो है नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 बना देती है एवं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है। अम्लीय वर्षा pH मान जो है 4 से 5.5 होता है। ठीक है। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 4 से लगभग 4.5 के आसपास होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है। NCTE का उद्देश्य क्या है? जी हाँ, NCTE का जो आपका, ठीक है, NCTR होना चाहिए वैसे, ठीक है, जो आप पढ़ते हैं NC, ठीक है। तो NCTR का जो है उद्देश्य क्या है? शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षालय खोलना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, शिक्षालयों में अनुदान देना। तो NCTE का उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे मित्रों? इसका उद्देश्य यही है कि विद्यालयों में शिक्षा का स्तर जो है बनाए रखना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, NCTE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है। क्या है? NCTE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षालयों में शिक्षा का स्तर जो है बनाए रखना। अगला प्रश्न है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, 10 अगस्त को या 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमारे भारत देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को जो है वन महोत्सव मनाया जाता है। जुलाई से स्कूल ओपन भी हो जाते हैं। ठीक है। आई होप आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और ऐसे प्रश्न आएंगे भैया, यहीं से प्रश्न आना है, सिलेक्शन नहीं। आप लोग दिल से बोल रहा हूँ टॉप रैंक हासिल करेंगे। इस परिवार से कोई ना कोई निकलेगा और बोलेगा यस आई एम द बेस्ट। वो नाम रोशन करेगा, अपना नाम रोशन करेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, साथ ही साथ शिक्षा का भी नाम रोशन होगा, क्योंकि पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद दोस्तों। जल जनित रोग बताना है। छोटी माता, अतिसार, रक्ताल्पता, मस्तिष्क ज्वर। तो जल जनित रोग कौन सा होता है मेरे प्यारे में? सभी लोग जानते हैं जो अतिसार एक ऐसा रोग है जो जल जनित रोग का तात्पर्य होता है जल से उत्पन्न रोग होता है। तो अतिसार रोग ऐसा रोग है जो जल के द्वारा उत्पन्न होता है। जबकि छोटी माता जो है यह विषाणु द्वारा यानी वायरस द्वारा उत्पन्न होती है। और जो रक्त अल्पता होती है यह लोहे की कमी यानी Fe जो होता है आयरन की कमी से होता है। और मस्तिष्क रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? वायु प्रदूषण का कारण क्या है? सीवेज होता है, कीटनाशक हो गए, धुआं हो गया, ध्वनि विस्तारक हो गए। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं, वायु प्रदूषण का जो कारण होता है वह धुआं होता है, फॉग होता है। जी हाँ, धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है, क्योंकि धुएं में अनेक प्रकार की अवांछनीय गैसें होती हैं, अनेक फॉग्स होते हैं जो स्वच्छ वायु में मिलकर उन्हें प्रदूषित कर देते हैं। ये गैसें फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया, मीथेन हो गया CH4। ये सभी जो है क्या है? अवांछनीय गैसें हैं जो हमारे वायु को प्रदूषित कर रही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जी हाँ, निम्नलिखित में किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? NCERT बुक से लिया गया प्रश्न है और NCERT से बुक से ही प्रश्न ज्यादातर आना है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं इस बार का जो पैटर्न है, सिलेबस है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा और उसी के अकॉर्डिंग यह आपका पेपर मॉडल पेपर प्रैक्टिस से तैयार किया गया है। तो कुनाइन नामक दवा सिनकोना प्लांट से होती है, मनी प्लांट से, यूकेलिप्टिस या आपके अकोनाइट प्लांट से। तो कुनाइन नामक दवा किससे प्राप्त होती है? तो ये सिनकोना प्लांट से होती है। और ये सिनकोना प्लांट क्या है? ये दोस्तों सिनकोना प्लांट के छाल से कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। कुनाइन नामक जो दवा है इसका प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ये समान रूप से वर्ष पर्यंत हरे भरे
रहते हैं, यानी कि वर्ष भर यानी पूरे वर्ष हरे भरे ये पौधे रहता है सिनकोना का। ठीक है, और इनकी ग्रोथ बाढ़ अच्छी होती है। तने चौड़े होते हैं, तने का घेरा 7 मीटर तक का भी पाया जाता है, यानी तने का घेरा यानी चौड़ाई की बात कर रहे हैं, तो तने का जो चौड़ाई होती 7 मीटर तक होती, तो आप लोग समझ सकते हैं सिनकोना प्लांट जो है इससे कुनाई नामक दवा बनाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, 71% जो है पृथ्वी का तल ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? हमारे हवा से, भूमि से, जल से, कोयला से, किससे ढका हुआ है? तो मेरे सभी प्यारे मित्र जानते हैं जो 71% पृथ्वी का तल है वह जल से घिरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का 71% जल महासागरों एवं जल द्वारा तथा 29% जो है 29% वनली भाग जो है स्थल के द्वारा ढका हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये क्लास बेस्ट होगी दोस्तों, जी हाँ बेस्ट होगी। जितने मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु वीडियो अंत तक देखेंगे उनको आज लगेगा कि आज कुछ तैयारी की हमने, आज हमने कुछ तैयारी की है, आज ये वीडियो बहुत ही दिल से अच्छा लगा। तो दिल से प्यारा बड़ा कमेंट भी कीजिएगा, फीडबैक भी कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिकीकरण है, नगरीकरण है, विश्व के तापमान में वृद्धि होना है, या आपके अम्ल वर्षा होगी? तो विश्व में जो जल संकट का प्रमुख कारण हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों वह नगरीकरण है। नगरीकरण क्यों होता है? क्योंकि जल संकट का प्रमुख कारण बढ़ता हुआ नगरीकरण है। दोस्तों, नगरीकरण के बढ़ने के साथ जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तथा पीने योग्य जल की कमी भी होती जा रही है। इसलिए बोलते हैं हम दो हमारे दो। आप लोगों ने समझ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आ गया है स्क्रीन पर प्रश्न, आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए कि कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है। सदाबहार पेड़ वे पेड़ होते हैं जो 12 महीने पूरे साल भर खिले रहते हैं, यानी पत्तियां हरी रहती हैं 12 मंथ महीना। ठीक है, 12 मंथ, 12 माह जो है उसकी पत्तियां उस पेड़ की हरी भरी रहती हैं, उसे ही सदाबहार पेड़ बोला जाता है, सदाबहार वन बोले जाते हैं ऐसे जहां पेड़ बहुत सारे पाए जाते हैं। तो सदाबहार जो पेड़ कौन नहीं है दोस्तों, सभी लोग बताइए। इमली, नीम, बबूल, सहतूत। तो मेरे प्यारे मित्र तो सभी लोग जानते हैं इमली, नीम और बबूल ये तीनों ऐसे पेड़ है जो सदाबहार पेड़ हैं। लेकिन सहतूत की बात करें यह आपका सदाबहार पेड़ नहीं है, सहतूत सदाबहार पेड़ नहीं है। बाकी सारे पौधे जो है, जो वृक्षों को, पौधे और वृक्षों को कहा जाता है जिन पर हर मौसम में पत्ते होते हैं, कोई भी मौसम हो, कोई भी ऋतु हो, पत्ते होते हैं, उन वृक्षों को से अलग है जो आमतौर पर जिसे शरद ऋतु में अपने पत्ते खो देता है। शरद ऋतु में सहतूत क्या होता है, अपने पत्ते खो देता है, इसलिए यह सदाबहार पौधे में नहीं आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, मोहम्मद इकबाल हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है मेरे प्यारे मित्रों, सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। और भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय यह गीत एकता का प्रतीक बन गया था। प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय गीत जो है आपका, ठीक है, यह एकता का प्रतीक कब बन गया था? तो स्वदेशी, भारत में स्वदेशी आंदोलन के समय 1905 में यह गीत एकता का प्रतीक बन गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? आपके जयपुर में, पिलानी में, आगरा में, दिल्ली में। तो भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो आपके कहाँ पर हुआ था? यह दोस्तों बता देना चाहता हूँ, बायोगैस जो संयंत्र है राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम के तहत दिल्ली में स्थापित किया गया था। इससे प्रदूषण रहित ऊर्जा के साथ साथ अच्छी खाद भी प्राप्त होती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, और इस वीडियो का, इस क्लास का अंतिम प्रश्न, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई मानते हैं? ध्वनि को मानते हैं, गहराई को, तापमान को, वायु दाब को। तो मेरे प्यारे में सभी जानते हैं कि जो डेसिबल है वह ध्वनि की इकाई होती है, और 80 से ज़्यादा जो डेसिबल की ध्वनि होती है वह हानिकारक होती है। ठीक है, क्या होती है? 80 से ज़्यादा, और 25 डेसिबल जो है होती है ध्वनि वह नॉर्मल होती है सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है।
तो ये 30 प्रश्न, ये मॉडल पेपर, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा नीचे फीडबैक जरूर दें। और ऐसे ही क्लासेज, इससे बेस्ट तैयारी के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए आज ही चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेंगे। या आपका परिवार है, अपना परिवार, अपने परिवार को सब्सक्राइब करें, सदस्यता हासिल करें और इसे लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम है। और माँ सरस्वती से अभिनंदना है, प्रार्थना कि आप लोगों का जो सपना है वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि जिसकी नीयत अच्छी होती है, जो दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ता है, उसकी जीत पक्की होती है, वो व्यक्ति सक्सेसफुल जरूर होता है। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। जरूर आप लोग जिस राह पर चल रहे हैं सक्सेसफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।